सबसे पहले एक सूचना, खुशखबरी। ललन टॉप लाया है आपके लिए एक नई पेशकश, बाजा। मजेदार शोज और चौकस किस्से अब ऑडियो में भी आपके लिए मौजूद होंगे। डाउनलोड कीजिए दी ललन टॉप ऐप, वहां पे आपको बाजा मिल जाएगा। अब चलते हैं तारीख की तरफ। 1925 के आसपास की बात है। कश्मीर के राजा हरि सिंह होते थे। सूबे की बहुसंख्यक आबादी मुस्लिम थी, लेकिन राजा हिंदू थे। पुलिस और सरकारी पदों पर अधिकांश हिंदू ही थे। इस दौरान कश्मीर का रहने वाला एक नौजवान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री लेकर अपने घर वापस पहुंचता है। उस समय विज्ञान में ग्रेजुएट हुआ था, काफ़ी काबिलियत थी, लेकिन इसके बावजूद कश्मीर में उसे सरकारी नौकरी नहीं मिली। काफ़ी हाथ पैर मारने के बाद भी जब नौकरी नहीं मिली तो एक स्कूल में मास्टरी करने लगा। इतिहासकार रामचंद्र गुहा अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखते हैं, इसके बाद इस लड़के ने राजा की नीतियों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। उसका कहना था, हम मुसलमान इस सूबे के बहुसंख्यक हैं, सबसे ज़्यादा राजस्व में हमारा योगदान है, लेकिन फिर भी हमारा शोषण हो रहा है, हमें सरकारी नौकरियों में लिया नहीं जाता। मुसलमानों के साथ ये भेदभाव धार्मिक पूर्वाग्रहों की वजह से हो रहा है। इस लड़के का व्यक्तित्व बड़ा ही आकर्षक था। 6 फीट और 4 इंच लंबा, ऊंचा, ये युवा एक शानदार वक्ता भी था। शब्दों की कलाकारी उसे बखूबी आती थी। जहां भी बोलने खड़े हो जाता, सुनने वालों की भीड़ लग जाती। देखते ही देखते वो घाटी के लोगों का चहेता बन गया और राजा हरि सिंह का सबसे बड़ा विरोधी। इस लड़के का नाम था शेख अब्दुल्ला। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियां। आज 8 सितंबर है और आज की तारीख का संबंध है जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी रहे थे शेख अब्दुल्ला से। उनकी आज बरसी है। शेख अब्दुल्ला घाटी में इतनी तेजी से फेमस हुए कि 1931 में महज 26 साल की उम्र में उन्हें उस प्रतिनिधिमंडल के लिए चुन लिया गया जो राजा के सामने मुसलमानों की समस्याएं उठाने जा रहा था। ये लोग राजा से मिल पाते उससे पहले ही एक आंदोलनकारी अब्दुल कादिर को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके खिलाफ प्रदर्शन शुरू हुए। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प में 21 कश्मीरी मारे गए। इस घटना के बाद घाटी में दंगे शुरू हुए। हिंदुओं की दुकानों को निशाना बनाकर लूटा गया, जलाया भी गया। कई नेताओं की गिरफ्तारियां हुई। अब्दुल्ला को भी कुछ हफ्तों के लिए जेल में इसके बाद डाला गया। राजा के खिलाफ बढ़ रहे असंतोष को आवाज देने के लिए 1932 में शेख अब्दुल्ला ने ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का गठन किया। हालांकि 6 साल बाद ही अब्दुल्ला ने पार्टी के नाम से मुस्लिम शब्द हटा दिया और इसका नाम ऑल इंडिया जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस कर दिया। पार्टी के कुछ नेताओं ने अलग होने की धमकी भी दी, लेकिन अब्दुल्ला पीछे नहीं हटे। नाम बदलने की प्रक्रिया के दौरान कई बड़े नेता पार्टी से अलग हुए। हालांकि इसके बाद हिंदू और सिख उनकी पार्टी से जुड़े भी। इसी दौरान शेख अब्दुल्ला जवाहरलाल नेहरू के भी करीब आए। बहुत जल्द दोनों एक दूसरे के विचारों के कायल हो गए। दोनों ही हिंदू मुस्लिम एकता और समाजवाद सहित कई मुद्दों पर एक मत थे। अब्दुल्ला शुरू से ही कांग्रेस की धर्मनिरपेक्ष राजनीति से प्रभावित थे, वहीं नेहरू उनकी राष्ट्रीय सोच की तारीफ करते थे और धीरे धीरे इस तरह दोस्ती बढ़ती गई। साल 1946 में शेख अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में डोगरा राजवंश यानी राजा हरि सिंह के खिलाफ कश्मीर छोड़ो आंदोलन चलाया। उन्होंने राजा से जनता को सत्ता सौंपने की मांग की। आंदोलन में हुई हिंसा में करीब 20 लोग मारे भी गए। महाराजा ने अब्दुल्ला को राजद्रोह के जुर्म में 3 साल की सजा सुनाई और जेल में डाल दिया। अपने दोस्त को जेल में डाले जाने की खबर से नेहरू बहुत नाराज हुए और अब्दुल्ला की पैरवी के लिए कश्मीर गए। लेकिन नेहरू की बात सुनना तो दूर, राजा हरि सिंह ने उनके कश्मीर में घुसने पर भी पाबंदी लगा दी। करीब साल भर बाद ही भारत की आज़ादी की तारीख यानी कि 15 अगस्त 1947 तय हुई। ब्रिटिश सरकार ने सभी रियासतों को भारत या पाकिस्तान में विलय करने के लिए सलाह दी, लेकिन 15 अगस्त की तारीख निकलने के बाद भी कश्मीर रियासत के राजा हरि सिंह ने कोई फैसला नहीं लिया। वो एक अलग ही ख्वाब देख रहे थे, एक अलग मुल्क का, एक अलग कश्मीर देश जिसे वो स्विट्जरलैंड की तरह विकसित करना चाहते थे। उधर भारत और पाकिस्तान दोनों जम्मू कश्मीर का खुद में विलय करवाने की कोशिश में थे। सितंबर 1947 को भारत सरकार को कश्मीर को लेकर कुछ खुफिया सूचनाएं मिली। इनके आधार पर 27 सितंबर 1947 को नेहरू ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक पत्र लिखा। इसमें उन्होंने लिखा, खबर है कि पाकिस्तान कश्मीर में बड़ी संख्या में घुसपैठिए भेजना चाहता है। महाराजा और उनका प्रशासन शायद ही इस खतरे को झेल पाएं। ऐसे में वक्त की ज़रूरत यह है कि महाराजा हरि सिंह नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ दोस्ती करें ताकि पाकिस्तान के खिलाफ लोकप्रिय जनसमर्थन जुटाया जा सके। अब्दुल्ला को रिहा करने और उन लोगों का समर्थन हासिल करने से कश्मीर का भारत में विलय भी आसान होगा। भारत सरकार की कोशिश के बाद 29 सितंबर 1947 को शेख अब्दुल्ला को जेल से रिहा किया गया।
अब्दुल्ला ने जेल से निकलते ही फिर राजा की सत्ता छोड़ने की मांग तेज की। उन्होंने कहा कि हरि सिंह सत्ता जनता को सौंपें, जिसके बाद जनता के चुने नुमाइंदे तय करेंगे कि कश्मीर को भारत या पाकिस्तान में से किसके साथ जाना है। उधर भारत राजा हरि सिंह को बार बार पाकिस्तान की घुसपैठ को लेकर आगाह किए जा रहा था, लेकिन महाराजा अभी भी उसकी बात को नजरअंदाज कर एक आज़ाद कश्मीर का ख्वाब देख रहे थे। कुछ रोज बाद ही भारत की चेतावनी सही साबित हो गई। 22 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के उत्तरी हिस्से से हजारों हथियारबंद लोग राज्य में घुसे। कश्मीर के बीच बनी सरहद को पार करते हुए ये तेजी से कश्मीर के भीतरी इलाकों में घुसने लगे। भारत ने कहा कि इन कबीलाई हमलावरों को हथियारों के साथ पाकिस्तान ने भेजा है। पाकिस्तान ने कहा कि हमलावर खुद आए हैं, जो हरि सिंह द्वारा पुंछ इलाके में मुसलमानों पर किए जा रहे अत्याचार का बदला लेना पहुंचे, ये क्लेम था। हालांकि हमले के कुछ घंटों भीतर ही ये बात साफ हो गई कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान की सेना है। 24 अक्टूबर को ये घुसपैठिए उड़ी से बारामूला की तरफ बढ़ रहे थे। कश्मीर का काफी हिस्सा इनके कब्जे में आ गया था। हरि सिंह ने भारत सरकार को संदेश भेजकर तब फौजी मदद मांगी। तब शेख अब्दुल्ला दिल्ली में ही थे। उन्होंने भारत सरकार से अपील की कि तुरंत फौज भेजकर हमलावरों को खदेड़ा जाए। बताते हैं कि इस दौरान लॉर्ड माउंटबैटन ने सलाह दी कि यह कदम उठाने से पहले हरि सिंह से विलय पत्र पर साइन करवा लेने चाहिए। तुरंत सरकार के सचिव वीपी मेनन को जम्मू भेजा गया, जहां हरि सिंह ने शरण दे रखी थी। महाराज ने जम्मू कश्मीर के भारत में शामिल करने को लेकर विलय पत्र पर दस्तखत किए। भारत की फौज के जवान कुछ ही घंटों बाद कश्मीर पहुंचने लगे। एक एक कर सभी इलाकों से घुसपैठियों को खदेड़ा जाने लगा। बताते हैं कि इस खबर ने पाकिस्तान के गवर्नर जनरल को आग बबूला कर दिया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने पहले कई गिलास ब्रांडी पी, फिर अपने जनरलों को कश्मीर पर हमला करने का आदेश दिया, लेकिन उनके ब्रिटिश कमांडर इन चीफ ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इसलिए पाकिस्तान की सेना तुरंत सीधे संघर्ष से बाहर रही। 11 नवंबर 1947 को नेहरू ने राजा हरि सिंह को पत्र लिखकर उनसे शेख अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री बनाने की मांग की। उन्होंने अपने खत में लिखा, कश्मीर में एक ही आदमी ऐसा है जो वहां की भलाई के लिए काम कर सकता है। जिस तरह से अब्दुल्ला ने संकट की घड़ी में अपना प्रदर्शन किया है, वो उनकी परिपक्वता का सबूत है। उन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव कायम करने के लिए भी बहुत मेहनत की है और कामयाब भी रहे हैं। मुझे विश्वास है कि जब बड़े मसले सामने आएंगे तो वो उन्हें निपटाने में भी कामयाब होंगे। भारत सरकार की तरफ से लगातार दबाव बनाए जाने के बाद मार्च 1948 में हरि सिंह ने अपने प्रधानमंत्री मेहरचंद महाजन की जगह शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री बनाया रियासत का। अब अब्दुल्ला घाटी के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बन चुके थे। हरि सिंह अब भी सूबे के कानूनी रूप से प्रमुख थे, जिन्हें सदर रियासत कहा जाता था, लेकिन उनके पास कोई वास्तविक सत्ता नहीं थी। वो ताकत भारत सरकार ने शेख अब्दुल्ला के हाथ में दे रखी थी। 1950 तक कश्मीर का मसला यूएन पहुंच गया था। भारत सरकार ने राज्य को धारा 370 के तहत विशेष स्वायत्ता भी दी। शेख अब्दुल्ला नेहरू की इच्छा के तहत कश्मीर की सत्ता संभाले हुए थे, लेकिन इस दौरान काफी कुछ ऐसा हुआ जिससे अब्दुल्ला की नीयत पर सवाल उठे। इतिहासकार रामचंद्र गुहा लिखते हैं कि 1950 में नेहरू ने अपनी बहन विजयलक्ष्मी पंडित को कई पत्र लिखे। इनमें अब्दुल्ला को लेकर उनकी चिंता साफ जान पड़ती है। वो लिखते हैं, शेख अब्दुल्ला अब सही व्यवहार नहीं करते, वो कश्मीर मसले पर खराब बर्ताव कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो हमसे संघर्ष चाहते हैं। वो गलत लोगों से घिर गए हैं, जिनकी सलाह मान रहे हैं। मुझे अब शक सा होने लगा है। नेहरू का शक कुछ रोज बाद ही सही भी साबित हुआ। 29 सितंबर 1950 को शेख अब्दुल्ला अमेरिकी राजदूत लॉय हैंडरसन से मिले और कहा कि उनकी राय में कश्मीर को आज़ाद ही हो जाना चाहिए। यहाँ के ज़्यादातर लोग ऐसा ही चाहते हैं। से महाराजा वाली बात बोल रहे हैं। अक्टूबर 1991 में उन्होंने एक भाषण में अपनी इच्छा साफ तौर पर जाहिर भी की। उन्होंने कहा, हम खुद को पूरब का स्विट्जरलैंड बनाना चाहते हैं। हम दोनों देशों भारत और पाकिस्तान की राजनीति से अलग रहेंगे, लेकिन दोनों से दोस्ताना संबंध रखेंगे। शेख अब्दुल्ला के इस तरह के बयानों और विदेशी अधिकारियों से अंदर खाने बातचीत की खबरों के बाद नेहरू चौकन्ने हुए। उधर अगस्त 1953 तक नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी फूट पड़ गई। पार्टी का एक धड़ा ऐसा था जो भारत के साथ रहना चाहता था। कहा यह भी जाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में यह फूट भारत सरकार ने ही डलवाई थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस में भारत समर्थक गुट के नेता बख्शी गुलाम मोहम्मद हरि सिंह के बेटे और उस समय सदर रियासत कर्ण सिंह के संपर्क में थे। अगस्त महीने में ही एक रोज अफवाह उड़ी कि 21 अगस्त को ईद वाले दिन शेख अब्दुल्ला कश्मीर की आज़ादी का ऐलान कर देंगे और फिर यूएन से भारतीय कब्जे के खिलाफ सुरक्षा मांग लेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के भारत समर्थक गुट के नेता बख्शी गुलाम मोहम्मद ने अब्दुल्ला पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और कर्ण सिंह को एक पत्र लिखा। कर्ण सिंह ने कुछ ही घंटों में शेख अब्दुल्ला को बर्खास्त कर गुलाम मोहम्मद को प्रधानमंत्री बनाया। फिर
रातों रात हुए इस खेल की सूचना सुबह बिस्तर से उठते हुए शेख अब्दुल्ला को दी गई। वो बौखला गए। कुछ ही देर बाद उनके घर पुलिस पहुंची और उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। अब्दुल्ला को इसके बाद 11 साल के लिए जेल में डाला गया। शेख अब्दुल्ला के साथ जो भी हो रहा था वो उनके उसी दोस्त के कहने पर हो रहा था जो कभी राजा हरि सिंह द्वारा करवाई गई उनकी गिरफ्तारी पर भड़क कर दिल्ली से कश्मीर पहुंच गया था। शेख अब्दुल्ला करीब 11 साल तक जेल में रहे, जैसा हमने बताया। उधर इस दौरान नेहरू समझ गए कि कश्मीर के मसले को अगर हल करना है तो आवाम के बीच में रखना होगा इस मुद्दे को, और इसके लिए शेख अब्दुल्ला से बेहतर कौन होता जो उनकी आवाज़ बनता, क्योंकि मास लीडर थे। लिहाजा अप्रैल 1964 में शेख अब्दुल्ला जेल से रिहा किए गए। नेहरू उनसे और पाकिस्तान से बातचीत को भी तैयार थे। तब तक अब्दुल्ला भी कश्मीर की आज़ादी के बजाय स्वायत्तता के समर्थक नजर आने लगे। अब वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। अब वो कश्मीर के रहनुमा की जगह महज एक मध्यस्थ की भूमिका निभाने की चाह रखने लगे। उन दिनों नेहरू की तबीयत खराब रह रही थी, इसीलिए उन्होंने जेल से निकलते ही शेख अब्दुल्ला को तुरंत काम पर लगाया। अब्दुल्ला ने जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे और सी राजगोपालाचारी सहित कई नेताओं से कश्मीर को लेकर अलग अलग चर्चाएं की। फिर नेहरू के साथ उनके आवास यानी कि 3 मूर्ति भवन में काफ़ी समय भी बिताया। इसके बाद 24 मई 1964 को अब्दुल्ला पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान से मिलने पाकिस्तान गए। 2 दिनों तक दोनों के बीच गहन बातचीत हुई और कहा जाता है कि शुरुआती हिचक के बाद अयूब खान भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मिलने को तैयार हुए थे। अगले महीने नई दिल्ली में एक बैठक रखी गई जिसमें शेख अब्दुल्ला भी मौजूद रहते, लेकिन ये हो पाता उससे पहले ही एक बुरी खबर आ गई। 27 मई 1964 को जब शेख अब्दुल्ला पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पड़ने वाले शहर मुजफ्फराबाद में थे, तब उन्हें नेहरू के निधन का समाचार मिला। वो सन्न रह गए और बताते हैं कि फफक फफक कर रोए भी। अगले दिन दिल्ली वापस आकर वो नेहरू के पार्थिव शरीर से लिपट कर भी खूब रोए। एक मित्र के जानने का गम तो था ही, साथ ही पीछे छूटा वो मुद्दा भी जिसके लिए अब्दुल्ला ने खुद कहा था कि नेहरू के बाद शायद ही कोई होगा जो कश्मीर मसले को हल कर पाएगा। तो ये था आज का तारीख, जिसे लिखा था हमारे साथी अभय ने और कैमरे पे रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त जतिन ने। देखते रहिए दी ललन टॉप।